पिछले 1 सालों में दुनिया के विभिन्न देशों में कोरोना वायरस ने भीषण रूप से कहर मचाया है। कोरोना वायरस की वजह से लोगों को न सिर्फ स्वास्थ्य से संबंधित बल्कि अन्य हर तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें की आर्थिक परेशानियां भी शामिल हैं। कोरोना वायरस की पहली लहर के कारण पिछले वित्तीय वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था करीब 7.3% की दर से संकुचित हो गई, जो कि आज़ादी के बाद अर्थव्यवस्था में आई हुई अब तक के सबसे बड़ी कमी है। इस साल भी भारत कोरोना वायरस की दूसरी लहर से प्रभावित हो गया, जिसके कारण देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन करना पड़ा। इसके चलते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपने वित्तीय वर्ष 2021-22 के जीडीपी वृद्धि के पूर्वानुमान को कम कर दिया है। आरबीआई के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में जीडीपी अब करीब 18.5% की दर से बढ़ेगी, जबकि पहले इसके 26.2% की दर से बढ़ने का अनुमान था। इसी तरीके से पूरे वित्तीय वर्ष 2021-22 में जीडीपी बढ़ने की दर के अनुमान को घटाकर 9.5% कर दिया है, जबकि पहले यह अनुमान करीब 10.5% का था। कोरोना वायरस के कारण देश की अर्थव्यवस्था को बंद कर देने का प्रभाव अब अन्य कई और इंडिकेटर्स पर भी देखा जा सकता है, जैसे कि आरबीआई का ही कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, जिससे कि लोगों के पैसे खर्च करने की इच्छा का पता चलता है, वो मई के महीने में अपने अब तक के सबसे निचले स्तर 48.5 पर चला गया। लोगों के पैसे कम खर्च करने और अर्थव्यवस्था के बंद होने के कारण जो आर्थिक गतिविधियों में कमी आती है, उसका मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए कम लोगों की जरूरत पड़ती है, और इसी के नतीजे में देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण बेरोजगारी की दर मई के महीने में बढ़कर 11.9% पर चली गई, जो कि पिछले 1 साल में बेरोजगारी की दर का उच्चतम स्तर है। पर ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस के कारण देश की अर्थव्यवस्था में हर जगह निराशा ही है। ऐसे कई इंडिकेटर्स हैं जो कि भारत की अर्थव्यवस्था में जो मौलिक सकारात्मकता है वो दिखाते हैं। अभी पिछले महीने ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़कर पहली बार $3 ट्रिलियन से ज़्यादा हो गया है। दोनों ही स्टॉक एक्सचेंजेस के सूचकांक अब तक के अपने उच्चतम स्तरों के पास हैं। इसी तरीके से भारत में जीएसटी का कलेक्शन पिछले 8 महीनों से लगातार 1 लाख करोड़ से ऊपर रहा है, और अप्रैल 2021 के महीने में जीएसटी का कलेक्शन रिकॉर्ड 1,41,000 करोड़ रहा था। साथ ही पिछले वित्तीय वर्ष में भारत को रिकॉर्ड $81.7 बिलियन का एफडीआई प्राप्त हुआ था। हालांकि ये यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि इसमें से ज़्यादातर एफडीआई रिलायंस के अपने बिजनेसेस में से हिस्से बेचने के कारण देश में आया था। इसी तरीके से अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश जहां पर कोरोना वायरस कुछ काबू में आ चुका है, वहां पे इकोनॉमिक रिकवरी की शुरुआत के कुछ संकेत मिलने चालू हो गए हैं। भारत में भी कोरोना वायरस की स्थिति में कुछ सुधार आना चालू होता हुआ दिख रहा है। पिछले 1 महीने से कोरोना वायरस के प्रतिदिन केसेस की संख्या लगातार घटती हुई देखी जा सकती है। इसी के साथ ही देश के राज्य अब धीरे धीरे लॉकडाउन्स हटाते जा रहे हैं। कोरोना वायरस के केसेस कम होने के कारण और लॉकडाउन्स हटने के कारण निकट भविष्य में ही अर्थव्यवस्था में कुछ गतिविधियों की पुनः शुरुआत का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने भी हाल ही में देश की 75% जनसंख्या के मुफ्त टीकाकरण की योजना की घोषणा की है। साथ ही आने वाले दिनों में देश में वैक्सीनों की
उपलब्धता और उत्पादन दोनों के बढ़ने की उम्मीद है। मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि देश में जो मौजूदा वैक्सीनें हैं वो अपना उत्पादन बढ़ा रही हैं और इसके अलावा देश में अन्य विदेशी वैक्सीनों के आने का अनुमान है और साथ ही कई ऐसी वैक्सीनें हैं जैसे कि जायडस कैडिला की वैक्सीन और बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन जो कि अपने ट्रायल के तीसरे चरण पे हैं और जो कि भारत के बाजार में शायद जल्द ही उपलब्ध हो जाएंगी। तो जब भारत में एक महत्वपूर्ण संख्या में लोगों का टीकाकरण हो जाएगा तब अमेरिका और ब्रिटेन की ही तरह भारत में भी कोरोना वायरस कुछ काबू में आ जाएगा। तो ऐसा मानने पर कि भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर नहीं आती है, जो कि नामुमकिन नहीं है, क्योंकि किसी भी देश में जहाँ पे एक ठीक ठाक सा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम लगाया गया है वहाँ पे कोरोना वायरस के काबू में आने के बाद किसी भी नई लहर को देखा नहीं गया है। तब कोरोना वायरस की नई लहर के नहीं आने पर जब कोरोना वायरस पर काबू पा लिया जाता है तब भारत में भी इकोनॉमिक रिकवरी की शुरुआत की उम्मीद की जा सकती है। यहाँ पे ये बोलना ज़रूरी है कि हालांकि वैक्सीनों के कारण दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस कुछ काबू में आ चुका है, पर अभी तक के कोई भी देश कोरोना वायरस से मुक्त होने का दावा नहीं कर सकता है। अगर हम ऐसा अनुमान मानकर चलते हैं कि कोरोना वायरस की मौजूदा वैक्सीनें या आगामी संस्करण की वैक्सीनें जब भी कोरोना वायरस पर प्रभावी होती हैं, तब जब भी किसी भी देश में ज़्यादातर लोगों का टीकाकरण हो जाएगा तब कोरोना वायरस लगभग पूरी तरीके से काबू में आ जाएगा और स्थिति लगभग सामान्य सी हो जाएगी। उदाहरण के अनुसार भारत ने इस साल के अंत तक के अपनी सारी वयस्क जनसंख्या के टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। तब अगर कोरोना वायरस की वैक्सीनें लगभग पूर्ण रूप से प्रभावी हैं तो इस साल के अंत तक के भारत में स्थिति लगभग सामान्य सी होने की उम्मीद की जा सकती है, जैसे कि कोरोना वायरस की शुरुआत से पहले की भारत में जैसी स्थिति थी। तो जब भी किसी भी देश में कोरोना वायरस पर लगभग पूर्ण तरीके से काबू पाया जाता है तब वहाँ की सरकारें स्वाभाविक रूप से अपने कोरोना वायरस के पहले के जो आर्थिक लक्ष्य हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना चालू कर देगी। जैसे कि भारत ने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा हुआ है, जिसे कि भारत नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो कि $1.5 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट है और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो कि $30 बिलियन की योजना है की मदद से प्राप्त करना चाहता है। यहाँ पर यह कहना भी ज़रूरी है कि कोरोना वायरस के समाप्त होने के बाद भी विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर उसका एक चिरस्थायी प्रभाव रहेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोरोना वायरस के कारण लोगों का जीवन जिस तरीके से प्रभावित हुआ है उसके कारण लोग अपने जीवन की प्राथमिकताओं के बारे में सोचने पे मजबूर हो गए हैं। द इकोनॉमिस्ट ने भी अपने एक नए कल में महामारियों के बाद आने वाली इकोनॉमिक बूम की चर्चा की है। इसी के कारण कोरोना वायरस के समाप्त होने के बाद भी लोगों में खुद को लेकर आई हुई नई चेतना के कारण अर्थव्यवस्था में पहले की तुलना में ज़्यादा गतिविधि और जीवंतता का अनुमान लगाया जा सकता है।